नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पटवारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। ये वीडियो आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आप इसको आराम से देखें और आने वाले एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। 9 के बारे में, पंचायत के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जिसके अंतर्गत 16 आर्टिकल जोड़े गए हैं। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243A से लेकर O तक कुल 16 आर्टिकल है। इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि हमारा जब मूल संविधान तैयार हुआ था ना, तो उसमें पंचायत का ये टॉपिक नहीं था। उसमें हमारे मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। ये बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, कैसे कैसे जोड़ा गया है, पूरी कहानी आपको मालूम होना चाहिए। तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारी भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है एक तरीके से, वो किस प्रकार से है। सबसे ऊपर केंद्र है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार है। उसके बाद राज्यों में राज्य सरकार आती है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहा गया है, और शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन अर्थात नगरीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन, नगर पालिकाएं आपको पढ़ना है। ये भी अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हमें बात करनी है जो ग्रामीण की स्थानीय स्वशासन है, जिसे आप पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, वो हमें पढ़ना है। अब इस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कितने चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन सी आर्टिकल हैं, ये सारी जानकारी हम देते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आखिर स्थानीय स्वशासन की हमें क्या ज़रूरत थी, लोकल गवर्नमेंट की हमें क्या ज़रूरत थी। जब हमारे पास केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, तब इनकी क्या ज़रूरत आन पड़ी। एक बार सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति है ऐसा जो गांव में रह रहा है या किसी छोटे शहर में रह रहा है, क्या वो हर प्रॉब्लम के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास जाए? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि वो हर प्रॉब्लम को लेकर दिल्ली जाए या लखनऊ जाए अपनी सरकार के पास। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक उसी के गांव में या उसी के शहर में एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसकी हर समस्या को सॉल्व कर पाए, जिससे कि कोई भी समस्या उसके पास हो, वो तुरंत उस अपने बगल में या अपने गांव में या अपने शहर में अथॉरिटी के पास जाए, वो इसे सॉल्व कर दे। उसी को तो स्थानीय स्वशासन कहा जा रहा है। वही जो लोकल अथॉरिटी है, वही क्या है, लोकल गवर्नमेंट के रूप में है। अब गांव की हम बात करते हैं, जैसे गांव के लोग जो हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किसके पास जाते हैं? ग्राम प्रधान के पास जाते हैं, जिसे आप सरपंच भी कहते हैं। उनके पास जाते हैं तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ कि नहीं? क्योंकि मेन मुद्दा ये है ना कि जो लोकल गवर्नमेंट में लोग होते हैं, वो वहीं के लोग होते हैं, वहीं स्थानीय लोग होते हैं, वहीं के रहने वाले लोग होते हैं। तो वो अच्छे से समझ पाएंगे कि वहाँ के पर रहने वाले लोगों की क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उनका विकास कैसे किया जाए, वो अच्छे से समझ पाएंगे। जबकि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, वो उतना अच्छे से नहीं समझ पाएगी। इसलिए स्थानीय स्वशासन की बहुत ज़रूरत है। जो आपका ग्राम का प्रधान है या जो सरपंच जिसे आप कहते हैं, वो सरपंच भली भांति जानता होगा कि आपके गांव में क्या ज़रूरी है, सड़क कहाँ बनानी है, नाली कहाँ बनवानी है, कौन गरीब है, किसको मकान देना है, वो अच्छे समझ पाएगा ना। इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। तो पहला है सबसे ऊपर लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जिसे जिला परिषद या जिला पंचायत कहा जाता है। उसके बाद 10-20 गाँव का एक समूह है, जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है या जनपद भी कहीं कहीं कह देते हैं। तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटे लेवल पर गांव में, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, जिसे तो आप अच्छे से जानते होंगे। अगर गांव से हैं तो आप अच्छे से जानते हैं। इस ग्राम पंचायत में जैसे आपके ग्राम प्रधान या जिसे आप सरपंच कहते हैं, वो होंगे और उनके मेंबर होंगे, जिन्हें पंच भी कहा जाता है, जिन्हें मेंबर भी कहा जाता है, ठीक है, जो आपके लिए काम करेंगे। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले
हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया है, क्या प्रावधान किया गया है, ये पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि देश की आज़ादी से पहले क्या कुछ घटनाएं थी जो आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं। सबसे पहले लॉर्ड रिपन का नाम याद रखिए, जो भारत के वायसराय 1880 से 1884 तक रहे थे। लॉर्ड रिपन को नोट कर लीजिएगा सुनहरे अक्षरों में, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड रिपन ही वो पहला वायसराय था। अंग्रेजों का जो शासन था ना, ये पहला ऐसा वायसराय था जिसने जिला बोर्ड की स्थापना की थी। 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की थी। जिला बोर्डों को अधिकार दिया गया था कि जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं या जो लोकल लोग हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएं की जाएं, उनका विकास किया जाए, इसलिए जिला बोर्डों की स्थापना की थी 1882 में। इसी कारण से स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, हमारे जो गांधी जी थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे गांधी जी, उनके दिमाग में यही था कि हमें ग्राम स्वराज लाना है। हमें अपने गांव के लोगों को इतनी शक्ति दे देनी है, इतना अधिकार दे देना है कि वो अपनी समस्या को खुद ही हल कर पाएं। उन्हें सरकार का, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ना रहना पड़े, वो अपनी समस्या को खुद ही हल कर पाएं, इतनी उन्हें ताकत मिल जानी चाहिए। अर्थात ग्राम स्वराज की बात गांधी जी ने की थी। तो गांधी जी एकदम पक्के समर्थक थे पंचायतों के। मतलब इनके दिमाग में यही चल रहा था कि हम जब आज़ाद होंगे तो ग्राम स्वराज लाएंगे, गांव में खुद का शासन लाएंगे, ये सोच रहे थे। अब हमारा देश आज़ाद भी हो गया, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि हमारा संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया है। संविधान सभा का गठन किया गया था, उसी ने तो हमारा संविधान बनाया है। अब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को अपनाया जाए या ना अपनाया जाए। जब मेंबर, वहाँ के जो सदस्य थे, वो चर्चा कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। ये पंचायती संस्थाओं के पक्ष में नहीं थे, इन्होंने मना कर दिया, इसे नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन गांधी जी और गांधी जी के जो समर्थक थे, जो संविधान सभा में बैठे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, इन्हें अपनाना चाहिए, ग्राम स्वराज लाना चाहिए, गांव के लिए एक पंचायत का गठन होना चाहिए। हालांकि गांधी जी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके विचार हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। वो संविधान आप पढ़ते आ रहे होंगे, नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ा होगा आपने, उसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो गांधी जी की सोच को दर्शाती हैं, उनके आदर्शों को बताती हैं, बहुत चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो उनमें ग्राम स्वराज की भी बात उन्होंने की थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा गया, अच्छा रीज़न बताइए, आप क्यों नहीं आप चाहते कि हम पंचायती संस्थाओं को संविधान में जोड़ें? इन्होंने ये कहा कि अगर आप जैसे ग्राम पंचायत का गठन कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान बनेगा, जो ग्राम प्रधान बनेगा, या जिसे सरपंच कहा जा रहा है, वो वही लोग बन पाएंगे जो उस समय के जमींदार वहाँ होंगे, जो बाहुबली होंगे, जो बहुत ही पैसे वाले होंगे, वही बन पाएंगे। और वो बन जाएंगे तो फिर गरीब लोगों का, जो दलित लोग हैं, उनका शोषण करेंगे। तो इसी कारण से ये विरोध कर रहे थे। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे ही लोग थे जो गांधी जी के आदर्शों पे चलते थे, उनका ये मानना था इसे जोड़ना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए, जोड़ा जाए कि ना जोड़ा जाए, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो फिर एक मेंबर थे, के संथानम उनका नाम था, उन्होंने सुलह करवाया। उन्होंने कहा अच्छा एक काम कीजिए, इसे डीपीएसपी में जोड़ दीजिए। डीपीएसपी आपने पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 में है। उन्होंने कहा इसमें जोड़ दीजिए, इसमें ये होगा, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। अगर राज्य चाहेंगे तो अपने राज्य के अंदर, अपने जिले में, अपने गांव में पंचायतों का गठन करेंगे, ये उन पर छोड़ दीजिए, कंपलसरी ना किया जाए। तो ये फाइनल हो गया, ठीक है, ऐसा कर दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 40 आपने पढ़ा होगा ना, उसमें बोला गया है कि अगर राज्य चाहे तो अपने गांव में या अपने राज्य के अंदर इन पंचायतों का गठन कर सकती है। तो हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ ना, उसमें ये मैंडेटरी नहीं था कि पंचायतों का गठन होना ही होना है, नहीं, ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता था। अगर वो चाहते तो करते, अगर नहीं चाहते तो नहीं करते। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं था। आप जानते ही हैं संविधान, हमारे संविधान के जो भाग 4 है,
DPSP, इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं आर्टिकल 36 से 51 तक, ये किसी भी राज्य के लिए बाध्य नहीं है कि उस पर वो काम करे ही करे। वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो राज्य उस लायक है तो इन बातों को माने या ना माने। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। उसके बाद प्रथम जो प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू की सरकार आती है। अब जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण विकास करने के लिए, गाँव का विकास करने के लिए, गाँव के लोगों का विकास करने के लिए, गाँव में रहने वाले जो कृषि हैं, जो किसान हैं, उनका विकास करने के लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम चलाए। 2 प्रोग्राम चलाए। पहला 2 अक्टूबर 1952 में एक प्रोग्राम चलाया जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा गया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बिल्कुल फेल हो गया, ये बिल्कुल असफल हो गया, काम नहीं कर पाया। उसके बाद 1 साल बाद इन्होंने 2 अक्टूबर 1953 में एक और कार्यक्रम चलाया जिसे राष्ट्रीय प्रसार सेवा या नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कहा गया। ये भी बिल्कुल फेल हो गया। अब प्रधानमंत्री की जो सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, ये बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई। ये क्या होगा, हम ग्रामीण लोगों के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं, ये तो फेल होता जा रहा है, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। 1957 में इस समिति का गठन हुआ। अब इन्हें काम दिया गया जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा। आप ये चेक कीजिए कि जो हमने 2 प्रोग्राम चलाए हैं ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, वो फेल क्यों हो गए। उसमें इतना पैसा हमने लगाया फिर भी असफल क्यों होंगे, क्या कारण है। और आप ये भी बताइए कि इस तरीके से क्या और प्रोग्राम चलाया जाए ताकि ग्रामीण लोगों का विकास हो सके। तो बलवंत राय मेहता जी ने कहा ठीक है, हम चेक करते हैं। तो इन्होंने 1957 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। बलवंत राय मेहता जी ने कहा कि आप जितने मर्जी ऐसे प्रोग्राम चला लीजिए, वो सफल कभी नहीं होंगे। इनसे रीज़न पूछा गया क्यों नहीं सफल होंगे भाई। इन्होंने कहा कि आप ग्रामीण लोगों के लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं, ग्रामीण लोगों का विकास करना चाह रहे हैं, और इस प्रोग्राम में जितने भी लोग शामिल हैं, ग्रामीण का कोई भी जनप्रतिनिधि इसमें नहीं है, सब प्रशासन के लोग हैं। इसमें प्रशासन का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप है तो विकास उनका कैसे हो पाएगा। अगर आपको ग्रामीण लोगों की प्रॉब्लम जाननी है तो वहाँ के लोगों को अपने में शामिल करना पड़ेगा ना, उनसे पूछना पड़ेगा क्या समस्या है, तभी तो विकास हो पाएगा। तो इन्होंने मेनली ये कारण दिया कि जन सहभागिता का अभाव है इसमें। इन प्रोग्राम में जो कार्यक्रम चलाए गए थे उनमें जन सहभागिता का अभाव था, इसी कारण से। अब इनसे पूछा गया कि आप सुझाव दीजिए कि किस प्रकार से लोगों का, जो ग्रामीण लोगों का विकास किया जाए। तो बलवंत राय मेहता जी ने कुछ सुझाव दिए। पहला उन्होंने सुझाव दिया कि हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाना चाहिए, अर्थात डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अपनाना चाहिए। अब इनसे पूछा गया भाई ये क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। इन्होंने कहा कि शक्तियों को अलग अलग स्तर पर आप बांट दीजिए। जैसे केंद्र सरकार के पास शक्ति है, फिर राज्य सरकार के पास शक्ति है, इसी तरीके से आप लोकल गवर्नमेंट को भी शक्ति दीजिए। जो गांव के लोग हैं उनको भी शक्ति दीजिए, वो खुद अपना विकास कर सकें। तो इनसे पूछा गया ये कैसे होगा भाई। तब बलवंत राय मेहता जी ने कहा कि आप गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू कीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू कीजिए। वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जिले लेवल पर जिला पंचायत हो, और जनपद लेवल, ये मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हो, और गांव में ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत हो। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं के शिल्पकार या वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता जी ही हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब आप समझ गए ना, कि जो शक्तियां हैं, सत्ता करने की जो शक्ति है, रूल करने की जो पावर है, वो अलग अलग स्तर पर बट जाए। ऐसा ना हो कि केवल केंद्र के पास ही शक्ति हो, केवल प्रधानमंत्री के पास शक्ति हो कि वो तानाशाह बन जाए, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्तर पर बांट दीजिए। केंद्र को दी है तो राज्य को भी, और राज्य को के बाद लोकल गवर्नमेंट को भी शक्ति दीजिए, ताकि वो इतने सक्षम हो जाएं कि खुद के लोगों का विकास कर सकें। ठीक है।
अब इनकी समितियों को स्वीकार कर लिया गया, भारत सरकार ने इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद इनकी रिपोर्ट को सरकार ने देखा, सरकार ने सोचा हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी रिपोर्ट को जो सिफारिशें दी थी ना, सारी सिफारिशों को मान लिया गया। अब केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रेरित किया कि वो अपने अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करें, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ भी मैंडेटरी नहीं था, बस प्रेरित ही कर रहे थे, क्योंकि संवैधानिक दर्जा मिला ही नहीं हुआ है पंचायती संस्थाओं को, तो वो कंपल्सरी तो था ही नहीं कि हाँ राज्य को लागू करना ही करना है। अभी तक भी लागू करना कंपल्सरी नहीं था, इसलिए प्रेरित किया जा रहा था केंद्र सरकार के द्वारा कि राज्य इन्हें लागू करे। तो राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार इस पंचायती व्यवस्थाओं को लागू किया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला राज्य कौन था, तो राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले के अंदर एक बगदरी गांव है, वहां पर इन पंचायती व्यवस्था को लागू किया। इसके बाद 9 दिन के बाद अर्थात 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश ने भी लागू किया, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे राज्यों ने आगे चलकर लागू किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये तो राज्यों के ऊपर छोड़ा गया था और अलग अलग राज्य अलग अलग नियम बना रहे थे अपने, क्योंकि उनके ऊपर मैंडेटरी तो था नहीं, कोई बाध्यकारी था ही नहीं, तो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग नियम बना रहे थे। कईयों को पैसे मिलते थे, कईयों को पैसे नहीं मिलते थे, तो बिना पैसों के कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा, तो इसलिए ये सक्सेस नहीं हो पाएगी। उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। अब अशोक मेहता समिति ने ये सिफारिश की कि हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लागू करना चाहिए, हमें द्विस्तरीय लागू करना चाहिए। पहला जो बड़े लेवल पर वो जिला स्तर पर होना चाहिए, जिसे जिला पंचायत या जिला परिषद कह दिया जाए, और दूसरा ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए, गांव लेवल पर नहीं होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पर। इस ब्लॉक के अंदर 15 से 20 गांव का समूह लगभग वो शामिल हो, जिसे पंचायत समिति कहा जाए या जनपद पंचायत कहा जाए। और इन्होंने बताया कि इन पंचायती संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए। और ये भी बताया कि इन्हें टैक्स लगाने का भी अधिकार दीजिए, ताकि ये कोई काम करे, जैसे सड़क बना दी है इन्होंने, नाली बना दी है, ग्राउंड खेलने के लिए बना दिया, उस पर ये टैक्स लगाएं और वहाँ के लोगों से टैक्स वसूलें। तो टैक्स वसूलेंगे तो ये पैसा इकट्ठा होगा और पैसों का इस्तेमाल ये आगे काम के लिए करेंगे, तब इनका राज्यों के ऊपर पैसों का मतलब कुछ भी भार नहीं रहेगा ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा इन पंचायतों के लिए वित्त आयोग का भी गठन किया जाए। वित्त आयोग का ये काम हो कि ये जो टैक्स लगा रहे हैं, जैसे इन टैक्स के लगाने के तरीकों में कैसे सुधार किया जाए और इन पंचायती संस्थाओं को पैसे कहाँ कहाँ से मिलेंगे, वो सारा निर्णय वित्त आयोग करें। और इन पंचायती संस्थाओं में जो सदस्य होंगे उनमें आरक्षण भी होना चाहिए, SC ST आरक्षण भी दिया जाए, ठीक है। और इसके अलावा ग्राम न्यायालय का भी गठन किया जाए। इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जैसे गांव में कोई घटना होती है, छोटी मोटी चोरी डकैती हो गई या लड़ाई झगड़ा हो गया, तब इसके लिए ये ना हो कि हाई कोर्ट बंदा चला जाए या सुप्रीम कोर्ट चला जाए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला जाए। ये सब छोटी प्रॉब्लम के लिए एक कोर्ट गांव में ही होना चाहिए, ये मतलब ग्राम न्यायालय होना चाहिए, वो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ये कहा। लेकिन बात ये हुई कि 1989, ये 1979 है, 1979 में सरकार गिर गई, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और सरकार गिरने के कारण इनकी सिफारिशों को भी नहीं माना गया। तो अशोक मेहता की समिति की जो सिफारिशें थी वो नहीं मानी गई, क्योंकि 1989 में सरकार गिर गई थी और जो अगली सरकार आई थी उन्होंने इन सिफारिशों को नहीं माना। उसके बाद GV.K. राव समिति का गठन किया गया 1985 में, डेट याद रखिए, इनके बारे में कुछ आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया गया, लक्ष्मीमल पूरा नाम है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया और राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार के द्वारा LM सिंघवी समिति का गठन किया गया। अब इस समिति ने ये कहा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को आप संवैधानिक दर्जा दीजिए, संविधान में कंपलसरी रूप से लिख दीजिए और राज्यों के ऊपर बाध्यकारी कर दीजिए कि राज्यों को लागू करना ही करना है, तब जाकर विकास हो पाएगा, इससे पहले विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पंचायती संस्थाओं को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की थी? LM सिंघवी समिति ने की थी।
याद रखिएगा। इन्होंने भी त्रिस्तरीय ढांचे की बात की थी कि जो पंचायती समिति है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मिडिल में ब्लॉक लेवल पर और गांव लेवल पर। इन्होंने भी कहा कर लगाने का अधिकार दिया जाए, टैक्स लगाने का पावर उन्हें दिया जाए। और इन्होंने कहा कि इनका भी नियमित रूप से चुनाव होना चाहिए और चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए। इसके अलावा इन्होंने भी कहा कि ग्राम न्यायालय का गठन किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ आसपास के गांवों को मिलाकर एक ग्राम न्यायालय का गठन किया जाए। ऐसा नहीं कि हर गांव में ग्राम न्यायालय का गठन ना किया जाए, मतलब कुछ गांव 10-15 गांवों को मिलाकर एक ग्राम न्यायालय का गठन किया जाए, ताकि उन 10-15 गांव में कुछ भी घटना होती है तो उन घटनाओं को सॉल्व करने के लिए ये ग्राम पंचायत तत्पर हो। ठीक है, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो यही निपटारा करते हैं, यही सॉल्व करते हैं। उसके बाद पीके थुंगन समिति 1988 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लाई गई थी। और इस समिति ने भी कहा कि हाँ, पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दीजिए। तो संवैधानिक दर्जा देने का जो समर्थन है इन्होंने भी किया। और लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए, SC ST को भी आरक्षण दीजिए और OBC को भी आरक्षण दीजिए। इन पंचायती संस्थाओं में मतलब महिलाओं, SC ST और OBC सबको आरक्षण दीजिए। और इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का भी गठन कीजिए, ताकि जो फाइनेंशियल सुधार जो करना हो कि मतलब गांव के जो जैसे पंचायत है इनको पैसे कहाँ से आएंगे, कितना पैसा इनको मिलना चाहिए, तो वो सब निर्धारित वित्त आयोग करे, तो वित्त आयोग का गठन करना चाहिए हमें। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए। सभी पंचायती समितियों का, जो पंचायती संस्थाएं हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। तो उसके बाद राजीव गांधी ने ठान लिया कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, अब हमें संवैधानिक दर्जा देना ही देना है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से वो 1989 में राजीव गांधी की सरकार लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। लोकसभा में आसानी से पास हो गया, लेकिन जब राज्यसभा में गया, राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार भी गिर गई, तो इस पर कुछ चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन उसके बाद सरकार आती है VP सिंह की। जब सरकार आई थी ना, तो VP सिंह की सरकार ने भी कोशिश कर ली। VP सिंह की सरकार ने लोकसभा में इसे पेश किया, लेकिन लोकसभा में ये भी पास नहीं हो पाया। पहली बात, लोकसभा में ही नहीं पास हो पाया। ठीक है, उसका VP सिंह की भी सरकार गिर गई थी। फिर PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है और 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक है लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 में पेश किया जाता है, पास हो जाता है। उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 में जाता है, राज्यसभा में भी पास हो जाता है। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति के पास जाता है साइन करने के लिए, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। राष्ट्रपति के साइन करते ही ये कानून बन जाता है और 73वां संविधान संशोधन हो जाता है और 24 अप्रैल 1993 तक पूरे देश में ये लागू हो जाता है। इसी कारण तो 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका कारण भी आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, अब 73वां संविधान संशोधन जब किया गया, इसमें क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या जोड़ा गया? सबसे पहली बात, हमारा संविधान का जो भाग 9 है, जिसमें आर्टिकल 243 और 243A से लेकर O तक ये जोड़ दिए गए। उसके अलावा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारे संविधान में 12 अनुसूची है ना, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती संस्थाओं को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए। वहाँ पे 29 विषय लिखे हुए हैं 11वीं अनुसूची में। जैसे ये लिखा हुआ है कि सड़कें बनानी है, पशुपालन में सुधार करना है, पशुपालन को बढ़ावा देना है, और नालियाँ बनानी है, कृषि को अच्छा करना है। ऐसी सी बातें लिखी हुई हैं। पीने के पानी को शुद्ध करना है। मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो बेसिक काम करती हैं जो लोकल गवर्नमेंट, वो सभी लिखी हुई हैं। तो 29 विषय दिए गए हैं इनको। ठीक है, और इसे राज्य सूची का विषय बना दिया गया है। मतलब अब एक बात और नोट कर लीजिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये अब राज्य सूची का विषय है। मतलब राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, अपने अपने राज्य की जो सरकारें हैं वो अपनी अपनी पंचायती संस्थाओं के लिए कानून बनाएंगी कि मतलब
कुछ भी प्रावधान करना है, कुछ भी स्पेशल प्रावधान करना है पंचायतों के लिए, तो राज्य का अधिकार है, राज्य कानून बनाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे जो 73वां संविधान संशोधन किया है, तो इस संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ दिया गया, मतलब क्या क्या बातें जोड़ी गई हैं। मतलब ये तो बता ही दिया कि भाग 9 जोड़ दिया, इसमें आर्टिकल ये हैं, मगर प्रावधान क्या किए गए, विशेषताएं क्या है इस अधिनियम की, कि मतलब पंचायतें की संरचना कैसी होगी, उनका चुनाव कैसे होगा, उनके अध्यक्षों और उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, वो अगले लेक्चर में आप सारी जानकारी देखेंगे। वो सभी आर्टिकल के बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे अगले लेक्चर में। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ये पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं ना, ये एक राज्य सूची का विषय है। इसे हमारे